हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी एमएससी एंट्रेंस 2020 के रियल एनालिसिस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। पार्ट ए के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद रियल एनालिसिस पार्ट बी के क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसी तरीके से हमारी जो सीरीज है कंटिन्यू होने वाली है। ग्रुप थ्योरी पार्ट ए, ग्रुप थ्योरी पार्ट बी, लीनियर अलजेब्रा पार्ट ए, लीनियर अलजेब्रा पार्ट बी, ठीक है। तो जो भी टॉपिक्स हैं इस तरीके से सीक्वेंस में अरेंज रहेंगे, तो आपको सारे जो वीडियोस हैं टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग DU MSc एंट्रेंस 2020, BHU MSc एंट्रेंस 2020 के भी सॉल्यूशंस को अपलोड कर चुके हैं और रिसेंटली हमने SEU की भी सीरीज को स्टार्ट किया है। तो SEU की भी जो सॉल्यूशंस है 1 या 2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। तो सारी जो वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप उन वीडियोस पे जरूर विजिट करें और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दें ताकि ऐसी बढ़िया वीडियोस के जो अपडेट्स हैं आप तक जरूर आते रहें। एफ क्लोज इंटरवल a, b से मैं क्या है फंक्शन कैसा कॉन्टिन्यूस मैप है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। ये इंटीग्रेशन अगर 0 होता है फंक्शन का तो ये इंप्लाई करेगा फंक्शन भी 0 हो जाएगा, मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी हर डोमेन के पॉइंट पर, ठीक है। ये इंटीग्रेशन की मॉड्यूलस वैल्यू अगर 0 होती है तो ये इंप्लाई करेगी फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a b सच दैट f of c इज नॉट इक्वल टू 0 देन, ठीक है, मतलब एक पॉइंट ऐसा मिल गया डोमेन पे जिस पे फंक्शन की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तब इंटीग्रेशन की वैल्यू भी क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0 होगी उसी डोमेन पर, ठीक है। और ये बोला कि ये जो इंटीग्रेशन है अगर ये 0 होता है तो फंक्शन भी क्या होगा, 0 होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको काउंटर एग्जांपल मिल जाए तो आप इजीली डिस्कार्ड कर सकते हो। देखो क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो आपको ज़्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं सोचना, बहुत हैवी फंक्शन सोचना है। कॉमन फंक्शन सोचो, sin x, cos x, tan x या आइडेंटिटी फंक्शन या फिर कॉन्स्टेंट फंक्शन, क्योंकि देखो कंटिन्यूस फंक्शन पूछ रहा है ना, इसीलिए। तो देखना मैं क्या कोशिश करूंगा कि इसमें फंक्शन की इंटीग्रेशन की 0 होने की बात हो रही है ना, तो इंटरवल को कुछ ऐसा कंस्ट्रक्ट करूंगा ऑड इवन टाइप का, ठीक है। और इसको एक ऑड फंक्शन बना लूंगा ताकि क्या होगा कि ये इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। तो बस वही करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, आइडेंटिटी फंक्शन ले लिया छोटा सा, ठीक है। तो देखना, और डिफाइन काय पे कर रहा हूँ, -1 से लेकर 1 पे। तो सीधी बात है कॉन्टिन्यूस होता है R to R में, तो सीधी बात है -1, 1 पे भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। और आप जानते हो कि -1 से लेकर 1 x dx करोगे तो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये ऑड फंक्शन है और -a से लेकर a और इंटीग्रेशन होता है ऑड फंक्शन का, तो वो क्या आंसर आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है। तो ये अपनी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। फंक्शन डिफाइंड है कॉन्टिन्यूस मैप पे और इसका इंटीग्रेशन भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। बट आप जानते हो कि आइडेंटिटी फंक्शन 0 होता है सिर्फ x बराबर 0 पे, इस डोमेन में सिर्फ x बराबर 0 पे हो रहा है, ना कि हर पॉइंट पे, नॉट फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू -1, 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं हो रही फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू -1, 1। तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया। और वो बोला था कि फॉर एवरी x के लिए ऐसा होल्ड करना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी पर आते हैं। सेम एग्जांपल लेना है, आपको पता है इंटीग्रेशन क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो वही मैंने लिख दिया है, तो 0 का मॉड्यूलस लोगे क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर गया। तो पर आपको पता है कि फंक्शन आइडेंटिटी है तो वो सिर्फ 0 होगा x बराबर 0 पे, पर वो एवरी x पे 0 नहीं हो रहा डोमेन की पे, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब ऑप्शन सी में क्या दे रहा था कि अगर एक ऐसा पॉइंट मिल जाए मुझे उस डोमेन में जिसपे फंक्शन की वैल्यू क्या है, नॉन 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो उस फंक्शन का इंटीग्रेशन उस डोमेन में क्या होगा, वो भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो देखना ये भी इसी एग्जाम्पल से क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कैसे, देखो मेरे को एक ऐसा पॉइंट मिल गया ना ओपन इंटरवल में, 1, 2 ले लो, इसमें ही आएगा कि नहीं आएगा। और आप जानते हो आइडेंटिटी फंक्शन है तो f of 1/2 क्या हो गया, 1/2 हो गया, जो कि क्या है, एक नॉन 0 नंबर है। और आइडेंटिटी फंक्शन का इंटीग्रेशन भी आपको समझ में आ गया होगा, क्या है, -1 से लेकर 1 x dx क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और वो ऑप्शन सी में क्या बोल रहा था कि भैया इंटीग्रेशन नॉन 0 आना चाहिए, और मैंने क्या कर दिया, 0 शो कर दिया। तो अच्छा एग्जांपल हो गया ना, काउंटर एग्जांपल हो गया। तो मतलब ए बी सी आपने सब डिस्कार्ड कर दिए एक सिंगल ऑप्शन से ही, ठीक है। तो सीधी बात है, जब सारे डिस्कार्ड हो गए तो बचा क्या अपना ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा बड़ा नहीं सोचना है,
छोटा सा सोचना होता है, उसमें ही मिल जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ, उस पर आप ट्राई करना, उससे भी डिस्कार्ड हो जाएंगे। फंक्शन मान लेना cos x, ठीक है, फंक्शन मान लेना cos x और इंटरवल ले लेना 0 से लेकर पाई, उससे भी ये डिस्कार्ड हो जाएगा। सो ये जो है क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। ठीक है, सो a बराबर -1 की पावर n मल्टीप्लाई, अब देखना ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने लिख दिया है 1 और 1 है होल में और 1/n। तो जैसे आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखते थे ना, जैसे 2 3/5, तो बिल्कुल वैसे ही लिखा है, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया है और कुछ नहीं है। तो ये जो सेट है इन सभी सीक्वेंस का क्या है, कलेक्शन है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है द लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए आर, तो मतलब इस सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं उनका कलेक्शन क्या है, सेट ए। तो सेट ए के क्या लिमिट्स पॉइंट्स होंगे उसका पूछ रहा है कि 1 ही होगा, -1 होगा, -1 0 1 -1 और 1। ठीक है, तो आपको पता है कि पहले अपन क्या कर लेते हैं, इसको ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको एक्चुअल सीक्वेंस पता लग जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाता है 1 × n और ऊपर वाला ऐड हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 × n और n+1 क्या हो जाएगा n+1, तो n+1 और डिवाइडेड बाई क्या गया n आ गया। तो आपको पता लग गया कि an सीक्वेंस क्या हो गया, -1 की पावर n मल्टीप्लाई n+1 डिवाइडेड बाई n। ठीक है, तो अब आपको पता है देखना -1 की पावर जब भी ऐसा दिया टर्म दिया रहता है तो आप क्या करते हो, उसको इवन और ऑड में तोड़ लेते हो, सब सीक्वेंसेज में तोड़ लेते हो, जिन्हें अपन कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस भी बोलते हैं। तो बस वही करेंगे अपन। आपको पता है जब n इवन होता है तो -1 की पावर n क्या हो जाता है, +1 हो जाता है। तो उस सीक्वेंस को मैंने क्या लिख दिया 1 + 1/n, जब n क्या है, इवन है। ठीक है, और जब n ऑड होगा तो -1 की पावर n क्या हो जाता है, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सीधे -1 लिख दिया, -1 + 1/n वेन एवर n इज ऑड। ठीक है, तो अब आपको ये पता है कि सीक्वेंसेस कॉम्प्लीमेंट्री में आपने तोड़ लिए, तो जो उसमें आपको लिमिट पॉइंट मिलेंगे, गौर से समझना, जो भी आपको लिमिट पॉइंट मिलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस में, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये सारे टर्म्स को कंटेन कर लेगा। तो जो भी पॉसिबल सब सीक्वेंसेज होंगे इन दोनों के ही मिलेंगे आपको। ठीक है, तो जब आप लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट a to n करोगे, इस सीक्वेंस की लिमिट करोगे, तो क्या आ गई 1 आ गई +1, क्योंकि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये तो 0 बन जाएगा, बचा क्या 1 + 0 1 आ गया। ठीक है, अब जब n ऑड लोगे तो a to n -1 लिख दिया मैंने उसे, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट a to n -1 करोगे तो ये -1 पे चला जाएगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। तो आपको पता लग गया कि इवन वाले जो सीक्वेंस है वो 1 के नेबरहुड में कंटेन होने वाले हैं, इस इवन वाले सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स 1 के नेबरहुड में कंटेन होने वाले हैं। तो 1 लिमिट पॉइंट हो गया किसका, इस वाले का। ठीक है, और -1 क्या करेगा अपने नेबरहुड में ऑड वाले सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स को कंटेन करेगा। ठीक है, तो आप इन शॉर्ट में ये कह सकते हो 1 और -1 जो है सीक्वेंस an के इनफाइनाइट टर्म्स को कंटेन करेंगे अपने नेबरहुड में। तो आप ये कह सकते हो लिमिट पॉइंट्स क्या हो गए, 1 और -1 हो गए। ठीक है, तो अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि -1 and 1 आर द लिमिट पॉइंट्स ऑफ द गिवन सेट ए। लेट आर विथ द यूक्लिडियन और स्टैंडर्ड मीट्रिक। ठीक है, तो अगर इसमें देखना कंटिन्यूटी के बारे में पूछ रहे हैं तो मीट्रिक का बहुत स्पेशल रोल होता है। ठीक है, तो अगर आप एक बार इसको डिस्क्रीट में करके देखना, डिस्क्रीट में रिजल्ट अलग आएंगे। ठीक है, तो चलो अभी तो यूक्लिडियन में पूछ रहा है तो अपन यूक्लिडियन के हिसाब से ही सॉल्व करेंगे। लेट आर विथ यूक्लिडियन और स्टैंडर्ड मीट्रिक इफ एफ आर टू आर बी गिवन बाय एफ ऑफ एक्स बराबर x² x - 2। ठीक है, और x बिलोंग्स टू रेशनल और x बिलोंग्स टू इरेशनल, देन f इज कॉन्टिन्यूस ऑन द सेट ऑफ रेशनल्स। ठीक है, q इंटरसेक्शन 0 से इन्फिनिटी मतलब क्या है, r प्लस में आने वाले रेशनल्स का सेट ऑन पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, ये फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस ओनली एट 1 and -2। ठीक है, f इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट, मतलब पूरे किसी भी r में कहीं पे भी क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूस नहीं होने वाला। f इज कॉन्टिन्यूस ऑन r। तो अब देखना थोड़ा सा स्मार्ट ट्रिक देखना क्या है इस क्वेश्चन की, कि देखो f इज अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हुआ रियल लाइन पर, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हुआ रियल लाइन पे मतलब रियल के हर पॉइंट पे, तो पक्का इस पे भी कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि ये सारे रेशनल जो है काय में कंटेन कर जाएंगे, रियल में ही कंटेन कर जाएंगे। और क्वेश्चन कैसा है, MCQ है, तो भाई MSQ तो नहीं हो सकता। तो सीधी बात है कि ये वाला स्टेटमेंट इसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये वाले तो नहीं होंगे, काफी स्ट्रॉन्ग फीलिंग मिलेगी। अब आते हैं B और C, और देखना B और C में से एक पॉसिबल निकलेगा। अब वो उसके लिए अपन कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। ठीक है,
तो आपको पता है कि ये फंक्शन क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन करा है, एक्स बिलोंगिंग टू रेशनल और इरेशनल के लिए। और आपको पता है कि अगर किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है इस टाइप के फंक्शन की, तो एक थ्योरम होती है क्या, एफ इज कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट अल्फा, अल्फा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। एफ को कैसे डिफाइन कर रहा है, एच रेशनल के लिए, जी कोई इरेशनल के लिए, ठीक है। तो एफ इज कॉन्टिन्यूस एट अल्फा इफ एंड ओनली इफ एच की वैल्यू उस पॉइंट अल्फा पर और जी फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट अल्फा पर क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अगर प्रोवाइडेड क्या है, ये टेस्ट आप कब लगा पा रहे हो, ये भी जरूरी है ना जानना, प्रोवाइडेड एच एंड जी आर कॉन्टिन्यूस। तो कहने का मतलब है फंक्शन इस पॉइंट अल्फा पे सिर्फ और सिर्फ तभी कॉन्टिन्यूस होगा जब एच की वैल्यू अल्फा पर और जी की वैल्यू अल्फा पॉइंट पे क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। और ये आपको प्रोवाइडेड कंडीशन है कि एच और जी कॉन्टिन्यूस थे, तब आपने ये टेस्ट लगाया, ठीक है। तो बस अपन वही अप्लाई करेंगे। जैसे अल्फा मान लो कोई भी रियल नंबर है, तो फॉर कॉन्टिन्यूटी, अगर कॉन्टिन्यूटी है तो ये स्टेटमेंट होल्ड करेगा, एच अल्फा और जी अल्फा क्या है, बराबर होंगे। और सीधी बात है, देखो अपन टेस्ट क्यों लगा पा रहे हैं, क्योंकि ये फंक्शन क्या आर टू आर कॉन्टिन्यूस है, ये फंक्शन क्या आर टू आर कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो अपन टेस्ट को लगा सकते हैं। चलिए, तो अब देखना मैंने क्या कर दिया, एच अल्फा क्या हो गया, रेशनल के लिए था तो वो अपन ने क्या लिख दिया, अल्फा स्क्वायर हो गया, ठीक है। और इरेशनल वाला क्या मान लिया जी, तो वो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2। तो दोनों की वैल्यू को मैंने क्या करा दिया, बराबर करा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि इस इक्वेशन के जो रूट आ रहे हैं उस पर आपको इस फंक्शन के वो पॉइंट्स मिल जाएंगे जिस पर फंक्शन क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूस हो रहा है। बात आ गई समझ में। रूट्स अपन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ये श्रीधराचार्य मेथड से अपन ने रूट्स कैलकुलेट करे तो अपन को क्या पता लगा कि इसके जो रूट्स आ रहे हैं वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि फंक्शन रियल पॉइंट के लिए तो कॉन्टिन्यूस नहीं हो रहा, क्योंकि अगर रियल पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूस होता तो पक्का है कि इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होते हैं, रियल होते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ अल्फा। तो मतलब कहीं अगर रियल वैल्यू ऑफ अल्फा के लिए कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि देखो जो पॉसिबिलिटी बन रही थी वो इस पॉइंट अल्फा पर बन रही थी और कहीं पे बनी नहीं रही थी, और वो पॉसिबिलिटी भी अपन ने खत्म कर दी कि अल्फा क्योंकि रियल आ ही नहीं रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया, क्योंकि अल्फा तो अपन रियल नंबर मान के चले थे। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट। सो ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। और जब किसी पॉइंट पे नहीं है तो बी तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो इसमें से कौन सी सीरीज जो कि कंडीशनली कन्वर्जेंट है, सीरीज 1/n, सीरीज 1/n स्क्वायर, -1 की पावर n डिवाइडेड बाय n और -1 की पावर n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ठीक है। तो सीधे अपन ऑप्शंस पर आ जाते हैं। देखो कंडीशनली कन्वर्जेंट में क्या होता है, सीरीज एब्सोल्युटली करे ना करे उससे मतलब नहीं है, अभी कन्वर्जेंट तो होगी होगी, पर अब देखना सीरीज 1/n तो ऑलवेज क्या रहेगी, डाइवर्जेंट सीरीज रहेगी। क्यों, पी टेस्ट लगा देना, या n की पावर क्या है 1 है, और आपको पता है p लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए ये क्या कर जाती है, सीरीज डाइवर्ज कर जाती है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि ये सीरीज क्या गई, डाइवर्ज कर गई। अब ऑप्शन बी पर आ जाते हैं, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया ना, ठीक है। और अब आते हैं ऑप्शन बी पे, सीरीज है 1/n स्क्वायर, तो ये भी आप पी टेस्ट से बोल सकते हो कि n की पावर 2 है, तो 2 क्या ग्रेटर देन 1 है, तो पक्का ही कन्वर्ज करेगी। अच्छा ठीक है, तो कन्वर्जेंट तो आपको पता लग गया। अब इसकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस भी देख लो, तो क्या करोगे, मॉड्यूलस लगा दिया मैंने 1/n स्क्वायर। तो देखना ये तो ऑलवेज क्या है, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म है, क्योंकि नेचुरल नंबर होल स्क्वायर है तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। तो ये सीरीज वापस बनकर के आ गई 1/n स्क्वायर। तो अगेन बाय पी टेस्ट यू कैन से दैट कि 1/n स्क्वायर सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो आपने ये बता दिया कि ये सीरीज कैसी हो गई, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गई। तो सीधी बात है कि कंडीशनल कन्वर्जेंट तो नहीं होगी, तो ऑप्शन बी भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब आते हैं अपने ऑप्शन सी पर। ऑप्शन सी में दे रहा है सीरीज -1 की पावर n/n, ठीक है। तो वैसे तो देखो ये अल्टरनेट सीरीज है, तो आपको पता है कि आप लेबनिज टेस्ट से क्या कह सकते हो कि देखना 1/n सीक्वेंस ले लो, सपोज मान लो इसमें 1/n, तो वो सीक्वेंस क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। और 1/n सीक्वेंस की जो लिमिट है, 1/n सीक्वेंस की जो लिमिट है कहाँ जाती है, 0 पे जाती है। तो आप ये कह सकते हैं जो अल्टरनेटिंग सीरीज है लेबनिज टेस्ट की हेल्प से कि ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है, ठीक है। और आपको पता है वैसे भी ये सीरीज का जो सम होता है वो क्या होता है, log 2 होता है, तो आप ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हो। अब अपन इसकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस भी टेस्ट कर लेते हैं। तो आप जैसे इस पर मॉड्यूलस लगाओगे तो -1 की पावर n तो हट जाएगा, प्लस और -1 वैल्यू क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव, तो 1/n रह गया। और आपको पता है ये सीरीज क्या करती है, डाइवर्जेंट करती है। तो मतलब आपको ये पता लग गया कि ये सीरीज क्या थी,
कन्वर्जेंट तो थी बट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं थी, इसीलिए अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो गया कि ये सीरीज क्या होगी, कंडीशनली कन्वर्जेंट। अच्छा, ऑप्शन डी पर आ जाते हैं। ये सीरीज है -1 की पावर n अपॉन n स्क्वायर, तो चाहो तो इसमें भी लेबनिज टेस्ट लगा लो या फिर डायरेक्ट अच्छा मेथड क्या है, आप इसकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस टेस्ट कर लो। ठीक है, तो क्या होगा, जब जैसी मॉड्यूलस लगाओगे तो -1 की पावर n क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो 1 अपॉन n स्क्वायर हो गया। सो अगेन बाय पी टेस्ट यू कैन से दैट द सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, और आपको पता है सीरीज सम में कि इस सीरीज का क्या सम होता है, पाई स्क्वायर अपॉन 6, तो आपको वैसे भी याद होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि ये सीरीज क्या थी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट थी। तो और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या इंप्लाई करती है कि सीरीज कन्वर्जेंट भी होगी, तो ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी तो कंडीशनली तो होनी नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन डी भी क्या हो गया, गलत हो गया, और अपना ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। देयरफॉर -1 की पावर n डिवाइडेड बाय n सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। अ सीक्वेंस xn ऑफ रियल नंबर सेटिस्फाई, ये कंडीशन दी है आपको। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर एंड फॉर सम 0 is less than 1 देन xn इज कॉल्ड कॉची, कन्वर्जेंट, कॉन्ट्रैक्टिव, डाइवर्जेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है पेपर का, 1 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि डेफिनेशन होती है किसकी, कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस की। 13 का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर इसको MSQ में पूछता ना तो आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस जो होता है वो क्या होता है, कॉची सीक्वेंस भी होता है। ठीक है, कॉची सीक्वेंस भी होता है, और कॉची है तो कन्वर्जेंट भी होगा, तो ये तब तीनों ऑप्शन क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं। अभी इसने सिर्फ पूछा ना इज कॉल्ड, तो इसीलिए अपन ने सबसे करेक्ट लगाया, वो क्या हो गया 13 का सी, कॉन्ट्रैक्टिव। डेफिनेशन थी डायरेक्ट। ठीक है, अगर आपको उसका प्रूफ देखना है तो मैं आपको प्रूफ का स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, उससे आप समझ लेना। ठीक है, अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट लगे तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, और बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1 मार्क्स का। लेट f इक्वल टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल पे फंक्शन दिया है और कैसा डिफरेंशिएबल है एट x बराबर 0 पे। ठीक है, तो फंक्शन x बराबर 0 पे डिफरेंशिएबल है, तब लिमिट पूछ रहा है n टेंडिंग टू इनफाइनाइट समेशन k बराबर 1 से लेकर कैपिटल n है। तो यहाँ कैपिटल N दिखा क्या रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स दिखा रहा है जहां तक आपने ये समेशन क्या लिया है, और अंदर क्या दिया फंक्शन f ऑफ k बाई स्मॉल n। ठीक है, और माइनस n इंटू f0। अच्छा, आप लोग ना इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, क्योंकि अगर देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये होता ये वाला ब्रैकेट तो वो क्वेश्चन में क्लियरली स्पेसिफाई कर देता। ठीक है, तो ये आई थिंक नॉर्मल ब्रैकेट ही है। ठीक है, तो ये इसकी लिमिट पूछ रहा है इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2 इज इक्वल टू n/2, या फिर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, तो अपन बस कैलकुलेट कर लेते हैं और अपने जो गिवन डाटा है उसका यूज करने की कोशिश करेंगे। फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब देखो आपको देखने से तो ये क्या लग रहा होगा, लिमिट ऑफ सम है इतना पार्ट, लेकिन आप सोचो जब लिमिट ऑफ सम से आप सॉल्व करना चाहते हैं तो उसमें आपको फंक्शन तो पता हो क्या है, तभी तो उसको इंटीग्रेट करोगे। तो देखो लिमिट ऑफ सम तो नहीं होगा, तो अपन को कुछ और करना पड़ेगा, है ना। तो देखो क्या होगा, फंक्शन आपको R2R डिफाइन है। ठीक है, वो सॉरी मतलब -1 से लेकर 1 में डिफाइन है। आपको दिया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है x बराबर 0 पे। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है x बराबर 0 पे तो आप पक्का कह सकते हो कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होगा किस पे, x बराबर 0 पे। तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है क्या, कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, फंक्शन का वैल्यू एट x बराबर 0 पे। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ देखना, ये जो समेशन दिया है ना बस इसको ओपन कर दे रहा हूँ मैं, k की अलग अलग वैल्यूज को रख के। तो ये क्या हो जाएगा, f1/n, f2/n, f3/n, और कहाँ तक गया है, कैपिटल N तक गया है। तो f कैपिटल N अपॉन स्मॉल n हो गया। ठीक है, और माइनस कैपिटल N इंटू f0 ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ देखना कि ये जो लिमिट है ना, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये अपन क्या कर सकते हैं, इस लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं टर्म बाई टर्म। तो वही मैंने कर दिया। तो लिमिट इस पे लगा दी n टेंडिंग टू इनफाइनाइट f अपॉन 1/n, और इस पे भी लिमिट लगा दी n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इस पे लगा दी, इस पे लगा दी। ठीक है, अब देखना एक नोट करने वाली बात क्या, इस सब के लिए मैंने सब्स्टिट्यूशन अलग लिया है। क्या, इसमें 1/n को मैंने x मान लिया है, इसमें 2/n को मैंने क्या मान लिया है, x मान लिया है, और ऐसी अगला 3/n वाला टर्म आएगा तो उसमें 3/n को आप x मान लेना, और इसमें कैपिटल N अपॉन स्मॉल n को मैंने क्या मान लिया है, x मान लिया है। तो आप ये कह सकते हो कि देखना n जब इनफाइनाइट पे जाएगा तो ये वाली वैल्यू कहाँ पे जाएगी,
0 पे टेंड करेगी, ठीक है। और जब n इनफाइनाइट पे जाएगा तो ये वाला x कहाँ पे करेगा, 0 पे टेंड करेगा, ठीक है। और ये जो है ये वाला नंबर ये भी 0 पे टेंड करेगा जब n इनफाइनाइट पे जाएगी। तो आप ये कह सकते हो कि देखना x बराबर, तो ये लिमिट क्या हो गया, x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x, ये भी क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्योंकि अब ये चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ मैं लिमिट में, समझ गए। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 और 1/n की जगह x, 2/n की जगह x, ठीक है, और कैपिटल n अपॉन n की जगह पे x और x टेंडिंग टू 0। अब आप सोचोगे कि इसमें अपन y भी मान सकते हैं, तो y भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल चेंज कर दोगे उससे कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी, लिमिट सेम होनी चाहिए ना, तब भी y टेंडिंग टू 0 हो जाता, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए आप x टेंडिंग टू 0 हर जगह लिख सकते हो, ठीक है। अब आपको ये पता है कि ये कितने टर्म्स थे, n टर्म्स थे, कैपिटल n टर्म्स थे, और कितनी बार आएंगे, कैपिटल n टाइम्स आएंगे। तो देखना टर्म तो सेम ही है, फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करनी है मुझे काय पे, x बराबर 0 पे, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, n इंटू लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x। हो गया क्लियर। अच्छा अब अपन देखना कि ये जो कैपिटल n है ना, इसकी कहानी थोड़ी समझ लेना। अब आप ये सोचो कि n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, तो ये वाला टर्म इन्फिनिटी पे चला जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। उसका रीजन देता हूं मैं कि देखना ये जो कैपिटल n है ये दिखा क्या रहा है, ये सम आप ले कहां तक रहे हो, मतलब n क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट कर रहा है। तो सीधी बात है, नंबर ऑफ टर्म क्या है, एक कांस्टेंट नंबर ही तो होगा कुछ, कि मतलब ये जो सम है इतने तक लेना है, मतलब हो सकता है n क्या हो, 3 हो, n 4 हो, उस तरीके से, ठीक है। जो इसमें रन कर रहा था ये कैपिटल n वो है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया हो कि n तो क्या है, कांस्टेंट है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो f ऑफ 0 भी क्या होगा, एक कांस्टेंट नंबर होगा, तो लिमिट का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं बनता। तो वो कांस्टेंट फंक्शन की ये लिमिट क्या आ गई, ये खुद ही नंबर हो जाएगा, तो इसीलिए ये कैपिटल n इंटू f0 आ गया, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अच्छा अब यहाँ आ जाते हैं, तो अपन ने देख लिया था कि n लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ x माइनस कैपिटल n f ऑफ 0 हो गया। अच्छा मैंने अभी एक चीज स्टार्टिंग में बताई थी इक्वेशन 1 में, क्या कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल था, तो सीधी बात है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ x बराबर f ऑफ 0 हो जाएगी। तो इसी इक्वेशन का इस्तेमाल मैं करूंगा अभी नीचे वाले पार्ट में। तो ये जो है ना लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ x, इसको क्या लिख सकते हैं, f ऑफ 0 लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा n इंटू एफ ऑफ 0 माइनस n इंटू एफ ऑफ 0, तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 0। तो मतलब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था और बाकी इसमें कुछ नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन ए अपना क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ए बराबर ए प्लस बी रूट 2, ए और बी बिलोंगिंग है इंटीजर से, ठीक है, तो काफी वेल नोन सेट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, S1 क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट अ नॉन कांस्टेंट सीक्वेंस इन ए इंटरसेक्शन क्लोज 0 1, मतलब एक इस सेट में आने वाला क्या कोई एक नॉन कांस्टेंट सीक्वेंस एग्जिस्ट कर सकता है। तो मतलब अगर अपन ऐसा एग्जांपल दिखा दें, ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ नॉन कांस्टेंट कॉची सीक्वेंस, ठीक है, तो मतलब वो बोला एक नॉन कांस्टेंट सीक्वेंस हो और वो भी कैसा हो, कॉची सीक्वेंस हो इन सेट ए में, ठीक है, ओके। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, ठीक है। तो देन क्या है, S1 S2 ट्रू है, S1 ट्रू है, या फिर S2 फॉल्स है, S1 फॉल्स है बट S2 ट्रू है, S1 एंड S2 दोनों ही फॉल्स हैं। तो आइए अपन देख लेते हैं पहले ऑप्शन ए के लिए, ऑप्शन ए मतलब स्टेटमेंट 1 के लिए, ए बराबर ए प्लस बी रूट 2 आपको सेट दिया है। अगर मैं इस सेट में बी को 0 मान लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, सेट ए स्मॉल ए का कलेक्शन हो जाएगा, बी 0 हो गया तो ए प्लस 0 क्या हो गया, ए ही तो आ जाएगा। तो इसको ए डैश नाम देना चाहो तो ए डैश नाम दे सकते हो, ठीक है। तो ए डैश सेट क्या हो गया, सेट ऑफ इंटीजर्स ही तो बन गया, क्यों, क्योंकि स्मॉल ए कहाँ बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स ही तो बिलोंग कर रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया कि सेट ऑफ इंटीजर्स इसका क्या है, सबसेट है, ए सेट का क्या है, सबसेट है। और इंटीजर्स में 0 और 1 तो क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, 0 और 1 तो क्या है, इंटीजर्स में बिलोंग कर रहे हैं, तो पक्का इस सेट में भी बिलोंग करेंगे, तो इसीलिए मैंने लिख दिया 0,1 बिलोंग्स टू सेट ए, क्लियर, ठीक है। अब देखना, अब उसने क्या बोला था, एक ऐसा नॉन कांस्टेंट सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करना है क्लोज्ड 0 1 में, मेन हिंट थी क्लोज 0 1 यहाँ पे। तो मैंने क्या करा, देखना कि an को डिफाइन कर दिया, n जब ऑड होगा तो 1 होगा और n जब इवन होगा तो 0 होगा, ठीक है। तो सीक्वेंस कैसे बनेगा, 1 0 1 ऐसे करके बनेगा, ये 0 हटा लेना, ये गलत लिख गया है, तो 1 0 1 0 करके ऐसे बनेगा, ऑड इवन ऑड इवन।
तो क्लियर है ये सीक्वेंस कैसा है, नॉन कांस्टेंट है। तो मतलब मैंने एक ऐसा एग्जांपल दे दिया, ठीक है, जिस सीक्वेंस के सारे टर्म ए में आ रहे थे और वो कैसा है, नॉन कांस्टेंट है। तो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट अ नॉन कांस्टेंट सीक्वेंस इन द सेट ए इंटरसेक्शन क्लोज्ड 0 1, क्योंकि 0 और 1 इंक्लूडेड है इसीलिए अपन ने ये एग्जांपल बनाया। ओपन देता तब कुछ और बन सकता था, तो S1 तो क्या हो गया, ट्रू हो गया। अच्छा अब आ जाओ स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ नॉन कांस्टेंट कॉची सीक्वेंस, मतलब एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या एग्जिस्ट कर सकता है ए में, ये अपन को शो करने की कोशिश करनी है। अच्छा अब देखना मैं क्या कह रहा हूँ, एक रिजल्ट होता है मीट्रिक में। अब आप बोलोगे कि मीट्रिक का रिजल्ट यहाँ पे कैसे आ गया, कॉन्सेप्ट समझना क्या है। अगर x, डी कोई भी मीट्रिक स्पेस है, जैसे आप रियल मीट्रिक स्पेस ले लो, है ना, स्टैंडर्ड मीट्रिक ले लो R, ठीक है। अगर कोई सेट A सबसेट होता है किसका, R का, अगर कोई सेट A सबसेट होता है R का, तब ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट A और B इक्विवेलेंट है। कहने का मतलब क्या है, अगर A होल्ड कर रहा है तो ये इंप्लाई करेगा कि B भी होल्ड करेगा, और अगर B होल्ड कर रहा है तो ये इंप्लाई करेगा कि A भी ट्रू होगा। आगे समझ में, तो देखना इसमें लिखा है अगर सेट A डेंस होगा R में तो पक्का है कि देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस xn इन द सेट A दैट कन्वर्जेस टू अ नंबर L इन R। कहने का मतलब क्या है, देखो यही तो वो पूछ रहा है, एक सीक्वेंस सेट A में आना चाहिए, एक सीक्वेंस सेट A में आना चाहिए, और A क्या है, सबसेट है R का। तो मतलब मेरे को एक ऐसा सीक्वेंस इस सेट A में मिल जाएगा जो कि एक नंबर L पे कन्वर्ज करेगा, और वो L नंबर कहाँ बिलोंग करेगा, सेट ऑफ रियल नंबर में। तो बस अगर मैं ये शो कर दूं कि सेट A डेंस है R में, तो ये वाला स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। तो बस अपन वही करेंगे, क्या, देखो सेट A आपको क्या दिया, A प्लस बी रूट 2, और पक्का पता है कि A और B अगर इंटीजर्स को बिलोंग कर रहे हैं तो ये सेट क्या होगा, R का सबसेट हो गया। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब आप देखना इसके जब लिमिट पॉइंट्स निकालोगे तो देखना, आप देखना रियल नंबर का नेबरहुड ले लेना कोई भी, इस सेट के क्या करेगा, इनफाइनाइट पॉइंट्स को क्या करेगा, कंटेन करेगा, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो, सेट A का जो डिराइव्ड सेट है वो क्या हो जाएगा, खुद R हो गया। सेट A का डिराइव्ड सेट खुद क्या हो गया, R हो गया। अच्छा अब देखना A क्लोजर क्या होता है, सेट A यूनियन A का डिराइव्ड सेट, ठीक है, सेट A यूनियन A का डिराइव्ड सेट। अब डिराइव्ड सेट क्या है, R, और A क्या है, उसका सबसेट है। तो A यूनियन R कर रहे हो आप, A यूनियन R कर रहे हो, तो क्या आ जाएगा, R ही वापस आ जाएगा, यानी कि A क्लोजर क्या हो गया, R। और अगर किसी सेट का क्लोजर ही रियल नंबर हो जाता है तो आपको ये पता है कि वो सेट क्या हो जाएगा, डेंस इन R हो गया। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, मैंने शो कर दिया कि सेट A क्या है, डेंस इन R है। और अभी जो अपन ने रिजल्ट पढ़ा उससे अपन ये बोल सकते हैं, अगर सेट A डेंस इन R है तो ये कहा जा सकता है कि एक ऐसा सीक्वेंस उस सेट A में लाई करेगा, ठीक है, जो कि क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, कन्वर्जेंट होगा। अच्छा तो इसका मीनिंग ये है कि अगर अपन को पता है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो सीक्वेंस क्या होगा, कॉची सीक्वेंस भी होगा। इट इम्प्लाइज कि देयर एग्जिस्ट अ कॉची सीक्वेंस इन सेट A कन्वर्जिंग टू अ नंबर L बिलोंगिंग टू R। बस उसने तो अपन से पूछा देयर एग्जिस्ट अ कॉची सीक्वेंस इन A, बस तो वो अपन ने प्रूव कर दिया। अब बात आती है नॉन कांस्टेंट की। तो अगर देखो नॉन कांस्टेंट का मेरे को एग्जांपल मिलता है तो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में पिन जरूर कर दूंगा, और अगर आपको कोई इसका एग्जांपल मिला हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। सो इसका जो ऑप्शन है A करेक्ट हो जाएगा, बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू। देखो मैंने आपको इंट्यूशन दे दिया है, मेरे को जैसे ही एग्जैक्ट एग्जांपल मिलेगा नीचे मैं कमेंट में पिन करके आपको जरूर बता दूंगा। सपोज an ग्रेटर देन 0, ठीक है, फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, एंड समेशन n बराबर 1 से लेकर इन्फिनिटी, मतलब सीरीज दे रहा है, ये सीरीज कन्वर्जेंट है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, S1 द सीरीज n बराबर 1 से लेकर इन्फिनिटी e की पावर an बाई n की पावर 3/2। an क्या, ये सीक्वेंस है, ठीक है। तो ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है, ये S1 स्टेटमेंट कह रहा है। S2 स्टेटमेंट बोल रहा है द सीरीज मॉड्यूलस साइन an अपॉन an कन्वर्जेस। तो दोनों स्टेटमेंट में लिखा है जो गिवन सीरीज है दोनों क्या कन्वर्जेंट है। तो वो ऑप्शंस में क्या पूछ रहा है देखते हैं। S1 एंड S2 आर ट्रू, S1 ट्रू बट S2 इज फॉल्स, S1 इज फॉल्स एंड S2 इज ट्रू, बोथ S1 एंड S2 आर फॉल्स। तो बस वो ये कि अपन ये चेक कर लें S1 और S2 कौन सा स्टेटमेंट है। तो मतलब एक तरीके से ये चेक कर लो कि कौन सी सीरीज कन्वर्जेंट है कौन सी नहीं, उस हिसाब से स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो पहली सीरीज आपको ये है तो इसको S1 मान लो, इसको S2 मान लो,
ठीक है। S1 के लिए मैंने क्या करा, इसको bn टर्म नाम दे दिया, टेस्ट अप्लाई करना है इसीलिए। तो bn सीक्वेंस मान लिया मैंने ये वाला e की पावर an डिवाइडेड बाय n की पावर 3/2। और आप जानते हो अगर n की पावर टाइप का कुछ भी मिलता है तो आप क्या करते हो, ऑक्सिलरी सीरीज निकालते हो, फिर लिमिट टेस्ट लगाने की कोशिश करते हो। तो बस वही मैं कर रहा हूँ। मैंने bn एक सीरीज मान ली 1/n की पावर 3/2, और आप जानते हो p टेस्ट से ये वाली सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, क्योंकि जो पावर है 3/2 1 से क्या है, बड़ी है। ठीक है। सो बाय लिमिट टेस्ट अब मुझे कोशिश ये करनी है कि बस ये जो लिमिट आएगी bn/vn ये एक नॉन जीरो नंबर आ जानी चाहिए, है ना। तो मैं लिमिट टेस्ट से कह दूंगा कि ये सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो वही करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट e की पावर an डिवाइडेड बाय n की पावर 3/2, और ये डिवाइडेड बाय vn है तो 1/n की पावर 3/2, और डिवाइड में है तो क्या पहुंच जाएगा ऊपर, क्योंकि 1/n का टर्म है ना, इसीलिए। अब देखना इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट e की पावर an। अच्छा, अगर आपने क्वेश्चन देखो गौर से पढ़ा हो तो आपको एक चीज दी थी क्या, कि सीरीज an इज कन्वर्जेंट। सीरीज an कन्वर्जेंट है तो आपको पता है अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट होती है तो उसकी नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, कि जो अंदर सीक्वेंस लिखा है उसकी लिमिट एट इन्फिनिटी क्या होगी, 0 होगी। आगे समझ में। अब अपन देखना किस स्टेप तक पहुंचे हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट e की पावर an वाले पे पहुंचे हैं, और ये अपन को समझ में आ गया कि an 0 पे जाएगा। तो एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट ये जो ऊपर वाला टर्म है ये कहाँ जा रहा है, 0 पर जा रहा है। तो ये पूरा कहाँ जाएगा, e की पावर 0 हो गया, और e की पावर 0 क्या हो जाता है, 1। तो 1 क्या आ गया, एक नॉन जीरो नंबर। मतलब अपन ने ये शो कर दिया लिमिट टेस्ट में कि इस वाले पार्ट की लिमिट क्या है, नॉन जीरो नंबर है। तो बाय लिमिट फॉर्म टेस्ट मैं क्या कह सकता हूँ, ये सीरीज और ये सीरीज दोनों क्या होंगी, कन्वर्जेंट होंगी। ठीक है। ठीक है, तो ये S2 स्टेटमेंट पर आ गए। क्या सीरीज आपको दी है, n बराबर 1 से लेकर इन्फिनिटी साइन an/an। ठीक है, तो bn सीक्वेंस मान लिया मैंने इसको। अब आप जानते हो कि साइन an कैसा है, बाउंडेड सीक्वेंस है, और छोटा होगा कैसे, 1 से, क्योंकि साइन का हर वैल्यू क्या होती है, 1 और -1 के बीच में आती है। तो ये आपको समझ में आ गया, ये बाउंडेड है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी नेसेसरी कंडीशन को फेल करा रहा हूँ कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट होती तो इसकी जो लिमिट है ना ये 0 पे जानी चाहिए थी, बट ये 0 पे नहीं जाएगी। तो वही अपन देख रहे हैं। अच्छा देखो, ये तो आपको समझ में आ गया, ऊपर वाला नंबर क्या है, बाउंडेड है। ठीक है, और आपको पता है कि सीरीज कन्वर्जेंट थी, इसीलिए इस सीक्वेंस की लिमिट क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, और आपको क्या दिया है कि सीक्वेंस पॉजिटिव टर्म का, देखो हर इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल हो रहा है क्वेश्चन में, और आपको अभी मैं बताऊंगा ऐसा मैं क्यों इतना मैंने लिखा है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो 1/an कहाँ पर जाएगा, प्लस इनफाइनाइट पर जाएगा। प्लस इनफाइनाइट आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि an सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म है। ठीक है, इसीलिए प्लस इनफाइनाइट आया। तो मैं क्या कह सकता हूँ, देखना, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट साइन an/1/an, ये वाला तो जा रहा है प्लस इन्फिनिटी पे, और ये क्या है, बाउंडेड है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि पूरा प्लस इनफाइनाइट पर ही जाएगा। अगर यहाँ पे ये नंबर भी इनफाइनाइट पे जाता तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन जाता, समझ रहे हो। इसीलिए मैंने क्या करा, साइन an की बाउंडेडनेस पहले शो कर दी कि ये बाउंडेड वैल्यू है, तो ये इन्फिनिटी इंटू सम बाउंडेड वैल्यू क्या आएगा, इन्फिनिटी ही आएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया, नेसेसरी कंडीशन फेल हो गई, तो ये सीरीज क्या होगी, डाइवर्ज कर जाएगी। डाइवर्जेंस का टेस्ट हो गया एक तरीके से। तो S2 स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, तो S1 ट्रू और S2 फॉल्स, तो अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ये लिखा था कि स्टेटमेंट S1 इज ट्रू एंड S2 इज फॉल्स। फंक्शन दिया, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल log cos स्क्वायर e की पावर x स्क्वायर, ठीक है, इतना ही है, प्लस साइन x प्लस वाई। कंसीडर S1 है, ये पार्शियल डेरिवेटिव दिया है, पहले विथ रेस्पेक्ट टू y करा फिर विथ रेस्पेक्ट टू x करा है। ठीक है, तब ये आएगा -1 कब, जब x बराबर 0 और y बराबर π/2 रख देंगे इसमें, और del 2f अपॉन del x स्क्वायर बराबर आएगा 4 tan e के एट x बराबर 0 एंड y बराबर 0। देन तो इसमें से क्या करेक्ट होगा ये पूछ रहा है। तो S1 एंड S2 आर ट्रू, S1 एंड S2 आर फॉल्स, S1 इज ट्रू बट S2 इज फॉल्स, S1 इज फॉल्स बट S2 इज ट्रू। तो कुछ नहीं, पार्शियल डेरिवेटिव करना है तो वही करेंगे। तो पहले अपन क्या करते हैं, S1 निकालते हैं। ठीक है, तो S1 में क्या है, देखो ये आपका फंक्शन दिया हुआ है, पहले करना है विथ रेस्पेक्ट टू y, क्योंकि f(x,y) निकालना है ना अपन को। तो ये f(y) क्या हो गया, del f अपॉन del y हो गया। तो विथ रेस्पेक्ट टू y करूंगा पार्शियली, तो क्या होगा, देखना ये तो फंक्शन हो गया किसका, कंप्लीटली x का है, तो इसका विथ रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 प्लस, अब साइन x प्लस वाई है तो साइन का करेंगे बाहर, तो साइन का क्या हो जाएगा, cos x प्लस वाई।
फिर x प्लस वाई का करते तो विथ रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं अपन, तो x का हो जाता है 0 प्लस y का क्या हो जाता है 1, तो 0 प्लस 1 क्या हो जाता है 1, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा cos x प्लस वाई, तो एफ वाई क्या आ गया आपका cos x प्लस वाई हो गया। ठीक है, अब इस फंक्शन का आपको करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, तो देखना cos का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन x प्लस वाई, और अंदर x प्लस वाई का करोगे तो क्या आता, x का हो जाता है 1 प्लस और y का क्या हो जाता है 0, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो वही हो जाता 1 आ जाता, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करते तो फंक्शन ही वापस आ गया। तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई हो गया ये वाला पार्शियल डेरिवेटिव, कौन सा, एफ एक्स वाई। अब x बराबर 0 और y बराबर पाई अपॉन 2 पे पूछ रहा है, तो x को 0 रख देंगे, y को पाई अपॉन 2 रख देंगे। ठीक है, तो 0 प्लस पाई अपॉन 2 क्या आ गया, पाई अपॉन 2, और साइन पाई अपॉन 2 की वैल्यू होती है 1, बाहर माइनस का साइन चल रहा है। ठीक है, तो -1 आ जाएगा पूरा सॉल्व होने पर, तो ऑप्शन क्या हो गया, मतलब स्टेटमेंट 1 क्या हो गया, करेक्ट हो गया, क्योंकि देखो -1 ही तो दे रहा है, x बराबर 0 और y बराबर पाई अपॉन 2 पे, तो ये तो करेक्ट हो गया। अब अपन को डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालना है, x बराबर 0 और y बराबर 0 पे, तो s1 पे आ जाना, तो ये है log cos स्क्वायर e की पावर x स्क्वायर। अच्छा हाँ ठीक है, ये log ना इतने पर है, क्वेश्चन में जरा देख लेते हैं अपन। हाँ ठीक है ना, cos तक है, ठीक है ना, वो ब्रैकेट शायद गलत लग गया मेरे से, तो आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो ये cos इतने पर, ब्रैकेट इतने पर रहेगा बस। ठीक है, ये साइन वाला टर्म अलग है, तो देखना log का करोगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर e की पावर x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखना ये cos स्क्वायर है, तो मैंने क्या करा था, देखना इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, इसीलिए cos e की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हो इसको, बिल्कुल। अब देखना ये कैसा होगा, x की पावर n टाइप के फंक्शन की तरह ट्रीट करना, तो पहले क्या आ जाएगा 2, तो देखो 2 आ गया, फिर अंदर का क्या हो जाएगा x, तो वही हो गया 2 cos e की पावर x स्क्वायर। ठीक है, अब फिर क्या बचेगा, अब देखना ये हो गया, तो अब ये वाला फंक्शन आएगा, कौन सा, cos वाले को माना है, तो cos e की पावर x स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस साइन e की पावर x स्क्वायर। अब फिर इसका लेंगे e की पावर x स्क्वायर का, तो e की पावर x का क्या हो जाएगा e की पावर x, तो e की पावर x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब फिर ये कंपोजिट काय में बन रहा है एक्स स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x हो गया। ठीक है, तो और साइन x प्लस वाई का क्या हो जाएगा cos x प्लस वाई हो जाएगा, विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो एफ एक्स आपका क्या आ गया, अब जरा दिखना, ये cos स्क्वायर e की पावर x स्क्वायर है, और एक cos e की पावर x स्क्वायर का टर्म ये है, तो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो बचा के नीचे एक cos बच गया, मतलब cos e की पावर x स्क्वायर बचा, और ये है साइन e की पावर x, तो साइन अपॉन cos क्या हो जाता है tan, तो वही लिख दिया मैंने क्या, tan e की पावर x स्क्वायर, माइनस का साइन ये आ गया। ठीक है, एक 2 ये रहा, एक 2 ये रहा, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, और x आ गया ये वाला, तो ये आ गया x। ठीक है, और e की पावर x स्क्वायर ये लिख दिया, तो सारे टर्म्स क्लियर हो गए। अच्छा, और प्लस cos x प्लस वाई चल रहा है, तो आपको एफ एक्स क्या मिल गया -4x e की पावर x स्क्वायर tan e की पावर x स्क्वायर प्लस cos x प्लस वाई। ठीक है, अब विथ रेस्पेक्ट टू x अगेन कर देंगे अपन, तो बस वही है, विथ रेस्पेक्ट टू x कर देना इसको, ये फंक्शन आपको क्लियर हो जाएगा। पहले काय का कर दिया मैंने, इसमें x का कर देता हूँ, 4 को कॉमन ले लेता हूँ, बाहर ले लिया मैंने, तो ये अंदर बचेगा x इंटू ई की पावर x स्क्वायर tan e की पावर x स्क्वायर, ये वाला बचेगा। पहले x का करोगे तो क्या आ जाएगा 1, तो ये आ गया e की पावर x स्क्वायर tan e की पावर x स्क्वायर। ठीक है, फिर मैंने काय का करा e की पावर x स्क्वायर का करा, तो देखना क्या हो जाएगा e की पावर x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x आ गया, और मल्टीप्लाई में क्या क्या कांस्टेंट लिए अपन ने, फिर x इंटू 10, तो x इंटू 10 e की पावर x स्क्वायर आ गया। ठीक है, वही है ना, प्रोडक्ट रूल लगा दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा 10 वाले टर्म का करूंगा, और बाकी की क्या रखूंगा एस सच रखूंगा, कौन से x इंटू ई की पावर x स्क्वायर को, तो देखो बाहर मैंने लिख दिया, इसीलिए x e की पावर x स्क्वायर, और 10 e की पावर x स्क्वायर का अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो 10 का क्या लेंगे पहले सेक स्क्वायर e की पावर x स्क्वायर। अब अंदर वाले का लोगे तो e की पावर x स्क्वायर में आप देखना पहले e की पावर x का करोगे, तो e की पावर x का तो वही हो गया, तो e की पावर x स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई, अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो 2x आ गया, और cos x प्लस वाई का क्या आ गया माइनस साइन x प्लस वाई। अब कुछ नहीं है, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपको। देखो x 0 और y 0, तो x को 0 रखोगे तो ये क्या आ गया e की पावर 0,
और 10 e की पावर 0, तो e की पावर 0। अब आप देखोगे यहाँ पे 0 आ रहा है, x वाला टर्म आ रहा है, तो ये 0 और बाकी सब तो फाइनाइट नंबर ही आएंगे, तो 0 लिख दिया मैंने उसको डायरेक्ट। ठीक है, अब देखना यहाँ पर बाहर में x आ रहा है, तो x को जैसे ही 0 रखोगे और पूरा टर्म क्या फाइनाइट रहेगा, क्योंकि sec 0 पे क्या होता है 1 होता है, e की पावर 0 भी क्या होगा 1 होगा, तो ये पूरा मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया 0 आ गया, ये 0 हो गया। e की पावर 0 क्या होता है 1, 10 e की पावर 0, तो ये e की पावर 0 1 बन गया, तो 10 1 आ गया। तो मतलब एफ एक्स एक्स मतलब डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या आ गया -4 10 1, और वो क्या बोल रहा था -4 10 ई आएगा, वो मतलब 4 10 ई आएगा x बराबर 0 पे, तो S2 तो क्या हो गया फॉल्स, तो अपना S1 ट्रू हो गया बट S2 क्या हो गया फॉल्स, तो अपना ऑप्शन सी क्या हो गया करेक्ट हो गया।